तो बच्चा रिंग में अगर हम इस तरह का लेते हैं बेटा रिंग, है ना, और ये रिंग बेटा अगर अपने सेंटर के अबाउट, एक्सिस के अबाउट यूं घूमता है बेटा, तो इसका आई कितना लिखते हो बताओ? कितना आई लिखते हो बेटा? एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर, है ना, इसका आई लिखते हैं हम लोग बेटा एम आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं कहूँ ऐसा कि इमेजिन करो कि अगर हम इसकी मोटाई को, ये मोटाई को, है ना बेटा, रिंग की मोटाई को अगर ऐसे लंबे खींच दे नीचे की तरफ, तो क्या बन जाएगा? बोलो बोलो। रिंग की लंबाई को नीचे खींच दोगे तो क्या बन जाएगा? सिलेंडर बन जाएगा बच्चा हॉलो सिलेंडर, है ना। तो बताओ हमने कैसे इसको एक्सटेंड किया? हमने इसको एक्सटेंड किया एक्सिस के पैरेलल, बोलो, है ना। और एक्सिस के पैरेलल एक्सटेंड करने से या शिफ्ट करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले पे कोई असर नहीं पड़ता, है ना बेटा। इसका मतलब ये ऐसे घूमेगा तो भी इसका आई कितना होगा? बोलो, एम आर स्क्वायर होगा, है ना। और ये बॉडी क्या बन गया बेटा? हॉलो सिलेंडर, है ना। ठीक है, और तुम्हें याद है बेटा, जब मैंने ये फॉर्मूला तुम्हें कहा था, तो ये कहा था कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है ये फॉर्मूला, बोलो, है ना। तो देख तो बच्चा, अगर मैं कहूँ ये नॉन यूनिफॉर्म रिंग है, इसका मतलब कहीं मोटा है कहीं पतला है ना बेटा। जहां मोटा होगा उसको खींचने से वो ज्यादा नीचे आएगा, बोलो, है कि नहीं बेटा। और जो पतला होगा उसे खींचने से, बोलो, क्या होगा? कम नीचे आएगा, बोलो बेटा। ये बात समझ रहे हो ना? बोलो। जहां रिंग मोटा होगा बेटा वहां से खींचेंगे अगर तो ज्यादा नीचे आएगा, और जहां से पतला होगा बेटा वहां खींचने से कम नीचे आएगा, बोलो, है ना। ठीक है, इसका मतलब रिंग हम चाहें तो जब खींचेंगे बेटा नॉन यूनिफॉर्म रिंग को, तो कुछ ऐसा बन सकता है ना, इधर ज्यादा नीचे आ जाए, इधर कम नीचे आए, बोलो बेटा, और नीचे बड़ा अजीब सा शेप बने, हो सकता है ना ऐसा। ठीक है बेटा, फिर भी ये रिंग, फिर भी ये हॉलो सिलेंडर का जो आई होगा ये भी हमारा बेटा एम आर स्क्वायर ही होगा, बोलो, समझे ना। ठीक है बच्चा, अब मैं कहूं कि चलो रिंग की बात नहीं करें, अब डिस्क की बात करें, है ना बेटा। तो डिस्क हमारा ऐसा मान लिया जाए, है ना बेटा, डिस्क में तो पूरे मास होगा, जब ऐसे घूमेगा बेटा तो इसका आई बोलो कितना था? एम आर स्क्वायर बाई 2। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म डिस्क के लिए था बेटा, बोलो, यस सर, है ना। अच्छा, अब चलो बोलो इसकी मोटाई को अगर यूं एक्सटेंड करेंगे तो क्या बन जाएगा बताओ? सॉलिड सिलेंडर सिलेंडर बन जाएगा बेटा, बोलो, है ना। बनेगा तो सॉलिड सिलेंडर का और डिस्क का, है ना बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला सेम होता है ना। ठीक है बच्चा, ये भी ऐसे घूमेगा तो इसका भी आई कितना लिखोगे? एम आर स्क्वायर बाई 2 ही लिखोगे, समझे बेटा। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, ध्यान सुनना एकदम। देखो तो इस डिस्क का बच्चा क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि इसके सेंटर पे एक पॉइंट है, बोलो, ठीक है, उसके बाहर में एकदम छोटी सी रिंग, उसके बाहर में एक और छोटी सी रिंग, उसके बाहर में एक और छोटी सी रिंग, बोलो बेटा, ऐसे मान सकते हैं ना इसे, बहुत सारी रिंग, बोलो, यस सर, ऐसे मान सकते हैं ना। ठीक है, और अब सोचो मैं सेंटर वाले पॉइंट को पकड़ के अगर मैं एक्सिस के पैरेलल ऐसे खींच लूं तो क्या बन जाएगा आकार, बताओ? कौन बन जाएगा बेटा? और कैसा कौन बनेगा, हॉलो या सॉलिड? सॉलिड। हॉलो ही बनेगा ना बेटा, बोलो, एक बार बता दीजिए। बताता हूँ रुको। ठीक है बच्चा, है ना। तो यहाँ भी देखो, यहाँ जो रिंग है ना बेटा, रिंग है ना, देखो Yes, एक sir. रिंग पॉइंट यहाँ पहुंच गया, एक रिंग यहाँ है, दूसरा रिंग यहाँ है, थर्ड रिंग यहाँ पे है, फोर्थ रिंग यहाँ पे, देख रहे हो? यस सर, आ गया। हर रिंग को क्या किया मैंने? एक्सिस के पैरेलली ऊपर खींच लिया, है ना। ठीक है बेटा, तो चूंकि हमने शिफ्टिंग कैसे करी? एक्सिस के पैरेलल, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब बेटा ये जो हॉलो कोन हमारा बन गया है ना बेटा, इस हॉलो कोन का भी वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जो कि डिस्क का होता है, बोलो बेटा, समझ गए?
Yes, sir. लिख लो। Yes, sir. अरे फर्स्ट टॉपिक हाँ बेटा फर्स्ट टॉपिक है। सर यहीं से स्टार्ट किया है क्या? क्या बेटा? सर यहीं से स्टार्ट किया है? हाँ बेटा। अच्छा अच्छा सर लिख लिया बच्चों? सर एक यस सेकंड सर हो एक गया। सेकंड। यस सर। देख बेटा, ये तो बात हुई थी शिफ्टिंग की, है ना? अब चलो देखो बेटा दूसरा कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि फॉर्मूले ऑफ MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना बेटा, ऑफ ए कंप्लीट बॉडी, है ना बेटा, पूरे कंप्लीट बॉडी का, ठीक है, और ए पार्ट ऑफ इट। समझे बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फॉर्मूले ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए कंप्लीट बॉडी और ए पार्ट ऑफ इट, है ना, इज सेम, है ना बेटा, बॉडी के एक हिस्से का या बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना बेटा, फॉर्मूला सेम ही होगा, ठीक है। इफ पार्टीशन इज मेड, इफ पार्टीशन इज मेड, जो काटा गया उसको ना बेटा, है ना, वो कैसा काटा जाना चाहिए? वो कैसा काटा जाना चाहिए? देखो, सिमेट्रिकल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझो बेटा? जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना बेटा, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के सिमेट्रिकली कटना चाहिए, है ना। मतलब किसी एक बॉडी को अगर तुम दो हिस्सों में काटते हो बेटा, है ना, तो जो कट के दो हिस्से बनेंगे उस एक्सिस के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास सेम होना चाहिए, है ना बेटा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा, समझे? जैसे कि मान लो यूं मैं कहूं बेटा कि इमेजिन करो एक डिस्क, इमेजिन कर बच्चा एक डिस्क देखो ऐसा, एक डिस्क है बेटा, और ये डिस्क जो हमारा है वो इस सेंटर के अबाउट, है ना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट ऐसे घूम रहा है ना बेटा। तो इसका मास m और रेडियस r, तो इसका I कितना होता है? बोलो बोलो बोलो। mr²/2, है ना बेटा। अगर मैं कहूं इसको आधी आधी काट दो, आधी आधी काट दोगे बेटा तो ऐसे बनेगा, बोलो। कैसा है या डिफरेंट है बताओ? एक जैसा। एक जैसा है। दूसरा हिस्सा नीचे आएगा ना बेटा। हम्म।
तो बोलो दूसरा हिस्सा जो है वो इस एक्सिस के लिए उसी के जैसा है या डिफरेंट है? Yes, sir. उसी के जैसे सर एक है ना जैसा बेटा, सिमेट्रिकल हुआ ना? yes, Yes, sir. एक्सिस के लिए सिमेट्रिकल है ना यस बेटा? सर सिमेट्रिकल है। इसका मतलब अगर मैं बोलूं इसका मास m1 है बेटा और इसका रेडियस r है, तो इसका फॉर्मूला भी I बराबर m1 r स्क्वायर बाई 2 होगा। तो दोनों का फॉर्मूला सेम हुआ ना बेटा, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा वीडियो लैग कर रहा है क्या? No, नहीं, sir. नो सर ठीक है। ठीक है सर ना? हुआ देख बच्चा, अब मैं कहूँ ऐसा करो, इसको ऐसे काटो, ऐसे काटो कि सिर्फ 60 डिग्री का एंगल बने, है ना बेटा? तो बताओ 360 एंगल होता है बेटा पूरे में, बोलो। Yes, sir. जो पूरे का एंगल होता है बेटा वो कितना होता है? 360। 360 लेकिन मैंने कहा 360 नहीं, सिर्फ 60 डिग्री एंगल। तो बताओ बेटा 360 के लिए ये 60 कितना हिस्सा हुआ? 1/6 1/6 है ना? तो अब बताओ इस एक्सिस के लिए ये बाकी के जो 6 हिस्से होंगे बेटा, वो सारे 6 हिस्से एक जैसे होंगे या नहीं? बिल्कुल सर। एक कैसे हो? यस सर। अगर एक जैसे होंगे तो फिर इसका फॉर्मूला भी हमारा सेम ही होगा। इसका मास अगर m2 है बेटा, तो ये भी हमारा m2 r स्क्वायर बाई 2 होगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यही कहना चाहता है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, है ना? ध्यान देना। अब मैं कहूँ मान लो ये हमारा एक सॉलिड स्फीयर है, ये मान लो कहूँ बेटा कि ऐसे एक मान लो एक्सिस है ना, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है बेटा, और ये बॉडी क्या है? कोई बॉल जैसी बॉडी है ना? ये बॉडी हमारी ये बेटा क्या? सॉलिड स्फीयर। इसका मास m है बच्चा और रेडियस r है, तो I कितना बोलोगे बताओ? 2/5 mr स्क्वायर बोलोगे ना? ठीक है। Yes, sir. अब देखो बेटा मैं इसको आधी आधी काट दूं, आधी आधी काट करके बना दिया 2 हेमीस्फीयर। तो देखो तो बच्चा इधर जो बनेगा हेमीस्फीयर वो ऐसा बना, मान लो ये बना बच्चा हेमीस्फीयर। ठीक है। तो बोलो बेटा ये हेमीस्फीयर जब इस एक्सिस के ओर घूमेगा तो दूसरा हिस्सा इसी के जैसा है कि नहीं? बिल्कुल। Yes, sir. इसी के जैसे। है ना? तो इसका मतलब अगर इसका मास m1 होगा तो इसका I इक्वल टू क्या होगा बोलो? इसका भी 2/5 m1 r स्क्वायर। बोलो बेटा होगा ना फॉर्मूला? यस समझे बेटा? सर। और अगर मैं इसको ऐसे काट दूं, ऐसे काट दूं मतलब ऐसा बनेगा बेटा हेमीस्फीयर। बोलो ठीक है बेटा। और इसके अबाउट अगर ऐसे घूमे तो बताओ दूसरा हिस्सा उसी के जैसा है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। है ना? तो मान ले बेटा इसका मास अगर m2 है तो इसका I कितना होगा बच्चे? 2/5। 5 and 2 M2 r R square। बात समझे बेटा? है ना? यस सर। अच्छा अगर मान लो इसको मैं ऐसे काटूं, ऐसे काटूंगा बेटा तो कैसे बनेगा देखो तो? ऐसे बनेगा बेटा, बताओ हेमीस्फीयर। ठीक है। और ये इसका सेंटर है बेटा, तो ऐसे घूम रहा है मान लो। ठीक है। ये मास m3 है, तो बताओ बेटा इसका I बराबर 2/5 m3 r स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? नहीं, सर बोलो लिख बोलो। सकते हैं। नहीं लिख है सकते। ना? शायद तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि जो दूसरा पार्ट है वो सिमेट्रिकल नहीं है ना? देखो तो एक बात अच्छे से मैं तो बेटा, पहले ही लिख सर वही तो। दूसरा पार्ट अगर ये बना दूं मैं, है ना, तो देखो जैसा ये ऊपर में है वैसा ये नीचे में है, बोलो है ना? यस सर। और जैसा ये इधर है वैसा वो इधर है। यस सर। इसका मतलब अगर इसको हम एक बार ऐसे घुमा दें, एक बार ऐसे घुमा दो और उल्टा कर दो तो ऐसा ही बन जाएगा ना ये? यस सर। तो ये भी सिमेट्रिकल, इसका मतलब बेटा। तो सारे फॉर्मूले Yes. 2/5 हमारे स्क्वायर होंगे। समझ गए? हेलो सर। हाँ बोलो बच्चा। सर ये थर्ड वाली फिगर एक बार दोबारा समझा दीजिए, ये कैसे सिमेट्रिकल हुई? देखो बेटा ये बॉडी को अगर सर मैं ये कहूँ वाली कि नहीं, एक बार इससे ऊपर वाली, इसी वाली नहीं, इससे ये ऊपर वाली, हाँ ये बेटा ये तो मैंने कहा 60 डिग्री है बेटा। जैसे मान लो पिज्जा है, पिज्जा को 6 हिस्सों में काट दो और सेंटर पे एक्सिस रख के देखो, वो 6 पीस होंगे ना बेटा एक जैसे? बताओ जी ठीक है। है ना? एक जैसे होंगे तो फॉर्मूला सेम होगा। अच्छा ठीक है सर। सर बोलो। हाँ सर इसमें अगर ऐसे सोचे कि केवल एक ये पीस या ये पार्ट हटा देते हैं तो बाकी का जो मास बचेगा सर वो तो ज्यादा होगा इससे।
तो फिर सिमेट्री मतलब आपस में हर एक पीस तो हर सिमेट्रिकल पीस है। का सिमेट्री नहीं बेटा, जो दोनों टुकड़े बचे उन दोनों टुकड़े का वो बात हो रही है। हाँ तो सर इसमें से तो ये एक ही टुकड़ा, बाकी ये 5 टुकड़े हैं। बाकी के 5 टुकड़े हैं ना, लेकिन पांचों एक जैसे हैं ना बेटा। हाँ सर। अच्छा। बाकी पांचों एक जैसे हैं ना। दिक्कत हुई समझने में क्या वैष्णवी? नहीं सर समझ गया। सर ये लास्ट वाला पार्ट बता देना एक बार। थर्ड वाला पार्ट में हाँ जी सर। देखते बच्चा, अगर मैं यूं कहूं कि चलो इसको 180 डिग्री घुमा दो, ये बॉडी को बेटा अगर हम आधा रोटेशन घुमा दें तो आधा रोटेशन घुमा दोगे तो ऐसे बन जाएगा, बोलो आ जाएगा ऐसे बताओ। यस सर। जब आधा रोटेशन घूमेगा तो ऐसा बन जाएगा। यस सर ठीक। और अब बताओ इसको मैं कहूं कि इसको ऐसे पलट दो तो बन जाएगा ऐसा, यस सर ठीक है सर। है ना। लिख लिया बच्चा? यस सर। नो सर सर वेट, वो लिख लिया लाइन, वो लिख ली लाइन, बस फिगर बनाए। फिगर बना लो। हो गया बेटा? यस सर। Yes. Yes. तो देख बच्चा सवाल एक, देख बेटा सवाल ये है कि ये मान लो स्फेयर, ठीक है बेटा, लेकिन स्फेयर को जब हमने बनाया है वो ऐसे बनाया है ना, कि दो हेमी स्फेयर को आपस में जोड़ दिया है। ठीक है बेटा, दो हेमी स्फेयर को आपस में जोड़ दिया, ठीक है। हमारा है, समझा, ये हमारा है सॉलिड हेमी स्फेयर और इधर हमारा है बेटा हॉलो हेमी स्फेयर। तो ऑब्वियस सी बात है कि भारी होगा और ये हल्का होगा, बोलो बेटा होगा ना। Yes, sir. इसका रेडियस हमारा आर है बेटा, तो ये भी आर है और ये ऐसे घूम रहा है, तो बोलो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सर 11/15 है हमारे स्क्वायर। 11/15। यस सर। यस सर 11/15 हमारे स्क्वायर। देखते हैं बेटा हम भी, बोलो इसके लिए क्या लिखोगे? 2/5 हमारे स्क्वायर ना बेटा, और इसके लिए 2/3 ऑफ m/2 r स्क्वायर होगा बेटा, Yes, sir.
है ना? तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, क्या वैल्यू हो जाएगी बेटा? ये 2/5 प्लस 1/3 है ना? ठीक है, ये हो जाएगा 6/15, ये हो जाएगा 6/15 है ना बेटा, ये होगा 5/15। सही बताया तुमने, 11/15 MR स्क्वायर। ठीक है, अब चलो देखो दूसरा सवाल। इसमें क्या किया देख बेटा, एक कहा सिलेंडर है ना बेटा, सिलेंडर का यू है बेटा इसका शेप, इसका रेडियस और इसकी लेंथ दोनों बराबर है। ठीक है बच्चा, रेडियस और लेंथ बराबर है, सॉलिड सिलेंडर है बेटा ये। ठीक, इसके ऊपर जोड़ दिया ऐसे सिलेंड्रिकल शेप, हेमीस्फेरिकल शेप, और ये भी ऐसे जोड़ दिया हेमीस्फेरिकल शेप, है ना? ठीक है, मतलब कहो तो एक सिलेंडर के साथ हमने दो हेमीस्फीयर जोड़ दिए बेटा, ऐसा शेप बन गया। ये सारा सॉलिड है ना बेटा, और ये ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ये कहता है यूनिफॉर्म बॉडी है बेटा, यूनिफॉर्म बॉडी है ना, ऑफ मास m, यूनिफॉर्म बॉडी इसका की मास m है। तो सवाल कहता है फाइंड I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। सवाल समझ गए बेटा? सर तीनों का मास Yes, m sir. है? हाँ, नहीं सब पूरे का मिला के मास m है। यस सर। दो हेमीस्फीयर और एक सिलेंडर का मिला करके मास m। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये जो स्फीयर है वो हॉलो है या सॉलिड है, सॉलिड है? अच्छा। पूरा बॉडी ही सॉलिड है बेटा। हो गया बच्चा? Yes, sir. बोलो आंसर। Sir, 31/70 MR square. 31/70। एनीबॉडी एल्स? चलो बोल तो बच्चा, अगर मैं कहूं कि इसका बताओ क्या वॉल्यूम होगा, बोलो बोलो। 2/3 pi r cube. 2/3 पाई आर क्यूब, बिल्कुल सही। इसका बोलो क्या होगा बेटा मास, इसका क्या वॉल्यूम होगा? Pi r cube. पाई आर क्यूब, है ना बेटा, और इसका वॉल्यूम भी 2/3 पाई आर क्यूब, बोलो, Yes, sir. है ना बेटा? तो देख तो, अगर मैं इस वाले का मास मान लूं कैपिटल M, किसका मास मैंने मान लिया? सिलेंडर का, है ना बेटा? तो फिर इसका मास होना चाहिए 2m/3, बोलो बेटा, होना चाहिए। Yes, sir. ठीक है, इसका मतलब बेटा m प्लस 2m/3 इंटू 2 शुड बी इक्वल टू स्मॉल m, बोलो बेटा, होगा? Yes, sir. इसका मतलब ये हो गया बच्चा कि कैपिटल M इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो तो 7/3 होगा ना बेटा, देख तो, है ना? तो ये हो जाएगा 3m/7, बोलो बच्चा, होगा?
होगा बेटा? ठीक है, तो अब देखते बच्चा, इस पूरे सिस्टम का आई अगर मैं बोलूं तो कहा था ना बेटा मैंने, सिलेंडर का फॉर्मूला वही होता है जो डिस्क का होता है। कितना हो जाएगा बोलो? एम आर स्क्वायर बाई by 2. 2 प्लस, और इसका फॉर्मूला वही होगा जो सॉलिड स्फीयर का होता है। कितना हो जाएगा बेटा? 2 by 2 by 5 5, mr square. m कितना हो गया इसका? 2m by 2m by 3 3 इंटू mr. आर स्क्वायर। बोल बच्चा, होगा? Yes sir. और ऐसे कितने थे? 2 थे ना 2. बेटा, बोलो। 2. Yes, sir. ठीक है, Yes तो sir. देखते बच्चा, अगर एम आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा बोलो? 1/2 प्लस 8/15। बोल बेटा, होगा? Yes sir. होगा बेटा? Yes, sir. है ना? ये m पुट कर लो तो कितना हो गया बोलो? 3m/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू, देखते बच्चा, इसको बोल सकते हैं ना 15/30, 15/30, और ये कितना बेटा बोलो? 16/30। तो 15/30, 16/30 कितना हुआ? 31 by 30. 31/30। 3 से कैंसिल हो गया बच्चा, 10। बिल्कुल सही बताया था ये। 31/70 हमारी स्क्वायर। बोल बच्चा, कोई दिक्कत? ठीक है बेटा? आपने मास 2m/3 क्यों लिखा सर? क्योंकि वॉल्यूम देखो ना, इसका वॉल्यूम पाई आर क्यू है, इसका वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यू है ना? ओके सर. इरेज कर दो बच्चा? Yes, sir. सर 1 मिनट सर बस. क्वेश्चन इरेज कर दो, क्वेश्चन। यस सर. ये बच्चा सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर का मास m और रेडियस r है बेटा। ठीक है, ये इस वाले एक्सिस के अबाउट ऐसे, मतलब इसके इस डायमीटर के एग्जैक्टली पैरेलल है बेटा ये, है ना? इसके अबाउट ऐसे घूम रहा है ये, है ना? हमसे पूछा गया है कि आई क्या होगा। ठीक है बेटा, बॉडी क्या है ये? सॉलिड हेमिस्फीयर। ठीक है, करो। सर सॉलिड हेमिस्फीयर का सर सेंटर ऑफ मास सर कितनी दूर होता सर सेंटर फिर से से? बोलना। सर सॉलिड हेमिस्फीयर का सर सेंटर ऑफ मास कितनी दूर होता सर उस सेंटर से? 3r/8। 3r/8. Yes, sir. 13/20 mr square. 13/20, गुड। और बताओ बच्चा? Mr square.
सर 13/20 mr²। 13/20 हमारे स्क्वायर। हमारा भी आ रहा है, देखते हैं बेटा हम भी कितना आता है मेरा। देखते बच्चा, अगर हम इस वाले एक्सिस की बात किए होते बेटा तो फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट हुआ था, बताओ ना। I1 कितना होता है बेटा, बोलो। 2/5 mr² होता है ना बेटा, ठीक। लेकिन देख बेटा, हम यहां से यहां डायरेक्ट शिफ्टिंग में नहीं कर सकते ना बेटा, क्योंकि बीच में कहीं सेंटर ऑफ मास आएगा, बोलो आएगा ना बेटा। जो इसका सेंटर ऑफ मास बीच में आएगा, तो इस सेंटर ऑफ मास के बेसिस पे देखो ICM तो यहाँ होना चाहिए ना बेटा, बोलो। ये होगा ना इसका ICM, Yes, है ना sir. बेटा। तो और ये कितना होगा बताओ, डिस्टेंस कितना होगा ये 3r/8, 3r/8 है ना बेटा। तो ये कितना होगा बताओ 5r/8. 5/8 है ना। तो देखते बेटा I1 में और ICM में क्या लिखोगे फॉर्मूला, Parallel, student. I1 इक्वल टू ICM प्लस, बोलो बोलो, M M इंटू 3r/8 3r/8 का स्क्वायर, squared. बोलो होगा ना बच्चा, Yes, ठीक sir. है। और जो I हमें चाहिए बच्चा, उसके लिए क्या होगा, ICM plus I 2 by I इक्वल टू ICM प्लस M M into इंटू 5r/8 5r/8 squared. का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 होगा बेटा। Yes, sir. अब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर लो, तो क्या हो जाएगा बच्चा, I माइनस I1 इक्वल टू, ये कितना है बच्चा 16 ना, 25, 25 माइनस 9 कितना होगा बोलो 16, 16/64। तो ये हो जाएगा बच्चा mr²/4, बोलो होगा। Yes, sir. और I1 हमारा क्या है बच्चा 2/5 mr²। 2 by 5 mr squared. I कितना हो गया बेटा फिर mr²/4 प्लस 2/5 2 by 5. mr², बोलो होगा। Yes, sir. तो कितना हो Yes, sir. जाएगा, ये आ गया 5, ये 8, 13, बिल्कुल सही कहा तुमने, 13/20 mr², ठीक है, लिख लो। अब देखते बच्चा रेडियस ऑफ गायरेशन के, तो देख बेटा किसी बॉडी की लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ, रेडियस दिखाई पड़ता है ना बेटा। बॉडी को देख के समझ जाते हो ना क्या लेंथ है, क्या ब्रेड्थ है, क्या रेडियस है ना, Yes, sir. ठीक है। लेकिन बताओ आर सेंटर ऑफ मास, आर सेंटर ऑफ मास क्या दिखाई पड़ता है बेटा, या कैलकुलेट करते हो, बोलो बोलो, कैलकुलेट करते हैं सर। है ना बेटा। ये कोई ऑब्जर्व करने का पैरामीटर तो नहीं है ना। उसी तरह समझ बेटा कि रेडियस ऑफ गायरेशन भी एक क्या है, ऑब्जर्व करने का पैरामीटर नहीं है बेटा, ये भी कैलकुलेट करने का पैरामीटर है, समझा। क्या है ये देखो, तो कहा गया कि मान लो बेटा इफ ए रिंग इज कंसिडर्ड, है ना बेटा, अगर कोई रिंग मान लो, है ना बेटा, ऑफ सेम मास एंड सेम मास एंड सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास भी सेम बेटा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम, किससे सेम, एज दैट ऑफ ए बॉडी एक्स, समझे बेटा। मान लो कोई बॉडी एक्स है, इस बॉडी के बारे में कुछ भी नहीं पता हमको, ठीक है ना, बस ये पता है कि जितना इस बॉडी का मास है बेटा उतना ही एक रिंग का मास है ना बेटा। जितना इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है
उतना ही इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है ना बेटा? एक मिनट छूट गया, रुको रुको। सेम MOI about axis of symmetry, ठीक है बेटा, as that of a body X, है ना बेटा? then radius of ring, is equal to radius of gyration of X। समझा बच्चा? समझा? डायग्राम के फॉर्म में समझो। जैसे कि मान लो बेटा, अगर मैं यूं कहूं कि इमेजिन करो बेटा कि एक बॉडी हो X, है ना बेटा? एक बॉडी X हमारा हो, ये किसी खास एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ना बेटा? इसका मास हमारा है m और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, है ना बेटा? अब इस बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन कितना, इस बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन कितना, ये पता करने के लिए क्या करेंगे हम एक रिंग बनाएंगे, एक रिंग लेंगे बेटा, है ना? ठीक है। और इस रिंग का क्या कहेंगे, जितना मास ये है उतना ही मास ये भी है ना? और जब ये रिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट ऐसे घूमेगा तो जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका भी है ना बेटा? तो इस रिंग का रेडियस और इस बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन बराबर होगा, ठीक है बेटा? मतलब इसके रेडियस ऑफ गायरेशन अगर k है बेटा, तो इस रिंग का रेडियस भी क्या होना चाहिए, k होना चाहिए। बात समझे बेटा? बात समझे? या यूं कहो, अगर किसी बॉडी को मेल्ट करके, है ना, एक ऐसा रिंग बनाए, है ना, जिसका मास सेम हो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम हो, है ना, तो जो उस रिंग का रेडियस होगा वही इसका रेडियस ऑफ गायरेशन होगा। बात समझ गए, है ना बच्चा? यस सर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I और इसका कितना बोलो, mk² ना बेटा? ठीक है। इसका मतलब k क्या फॉर्मूला हो गया बताओ, स्क्वायर रूट I/m। किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को उसके मास से डिवाइड करके जो स्क्वायर रूट में आएगा वही हमारा k है। समझ में आई बेटा बात? सर कोई सर बोलो। सर एक चीज पहले, मतलब जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर, वो शेप पे तो बहुत डिपेंड करता है सर। करता तो है, फिर बिल्कुल अगर सही बात। मेल्ट करेंगे, पहले कुछ और शेप था फिर रिंग बन गई, तो कैसे सेम हाँ अच्छा रहता ये है? बताओ बेटा, जैसे मान लो एक डिस्क हो, है ना, एक रिंग हो, हाँ दोनों अलावा चीजें अलग अलग है ना, हाँ चीजें अलग अलग है ना बेटा? हाँ अब बताओ हाँ दोनों के रेडियस को एडजस्ट करके क्या हम नहीं बता सकते कि दोनों का सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? बोला सकते हैं कि नहीं? जैसे कि एक डिस्क ले लो r रेडियस का, है ना बेटा, और एक रिंग ले लो r/√2 रेडियस का, तो अब बताओ दोनों का अगर मास सेम होगा बेटा तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा कि नहीं? बताओ। यस सर। होगा ना? अगर सेम मास का बॉडी हो, है ना बेटा, डिफरेंट शेप और साइज हो, डिफरेंट डायमेंशन हो, है ना, तो हम कहेंगे अलग अलग बॉडी का अलग अलग होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन ये बात भी नहीं कहना बेटा किसी भी दो बॉडी का सेम नहीं होगा, ये भी नहीं कह सकते बच्चा हम, है ना? सर लिख और लो ये बेटा। जो रेडियस ऑफ जायरेशन है सर, ये बस वो रेडियस एक्सिस ऑफ सिमेट्री से? हाँ, रिंग का रेडियस हो गया। और सर एक्सिस ऑफ सिमेट्री डायमेट्रिकली क्या रिंग में ले सकते हैं? नहीं नहीं, नहीं। एक्सिस सिमेट्री का मतलब होता है सेंटर से पास करता हुआ प्लेन के परपेंडिकुलर। अच्छा हाँ।
हो गया सर। हो गया। देख बच्चा, अगर मान लो मैं कहूं इस बॉडी का मास में एक छोटा सा एलिमेंट मान लो डीएम, है ना बेटा, है ना, और ये डीएम ऐसे घूम रहा हो, है ना बेटा, तो क्या ऐसे बोलोगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर? बोलो बेटा, बोलोगे? बोलो। यस सर। बोलोगे ना बच्चा? तो फिर बताओ आई बाई एम जो होगा उसको ऐसा बोल सकते हैं डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। बोलो, यस बोल सर। सकते हैं ना बेटा? इसका मतलब स्क्वायर रूट आई बाई एम को भी ऐसा बोल सकते हैं। बोलो बेटा, बोल सकते हैं ना? कोई दिक्कत? ठीक है बच्चा। अब देख, सेंटर ऑफ मास में एक फॉर्मूला पढ़ा तुमने था, आर सी एम इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर डी एम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, था ना बेटा? बोलो। यस सर। बस ये वेक्टर था, बोलो, है ना? अब इसको देखो, इसको देखो, क्या दिख रहा है डिफरेंस? जो वहां आर था बेटा वो यहाँ आर स्क्वायर था। बोलो, यस सर। है ना? यस तो सर। देख बेटा, ऊपर वाले फॉर्मूले में जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आया है बेटा, उस चीज को तुमने क्या कहा था कि वो आर का एवरेज है। बोलो, यस ये सर। आर का एवरेज है ना बेटा? यस सर। यस सर। तो कहा तुमने था ना कि ये क्या है, ये मास डिस्ट्रीब्यूशन का, ये मास डिस्ट्रीब्यूशन के आर का एवरेज है। बोलो, बात समझा ना? यस तो इसको ऐसे बोल सकते हैं बेटा, इसका मतलब ये स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर का एवरेज है। बोलो, है ना बेटा? ठीक, इस तरह के फंक्शन को क्या बोलते हैं बताओ बच्चा? रूट स्क्वायर मीन मीन स्क्वायर बोलते हैं ना बेटा? यस है सर। सर। इसका मतलब समझ में आ गया हम लोग को। क्या समझ में आया बेटा? कि रेडियस ऑफ गायरेशन इज रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस, है ना बेटा, ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, है ना बच्चा? किस तरफ? तो कहोगे अराउंड एक्सिस। आई बात समझ में? यस सर। इसका मतलब बेटा एक तरह का ये भी एवरेजिंग है ना? यस जैसे कि सर। समझो बच्चा, तुम्हें ए और बी दो नंबर दूं, अगर तुम्हें ए और बी दो नंबर दिया जाए तो इसका अरिथमेटिक मीन कितना होगा? बोलो, ए प्लस बी बाई ए टू। प्लस बी बाई टू। ए प्लस सी बाई टू, है ना बेटा? बोलो, इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? रूट ए बी। रूट के अंदर रूट ए बी, है ना बेटा? यस सर। अच्छा, बोलो इसका हार्मोनिक मीन क्या होगा? 2ab टू ए बी बाई है ना बेटा? तो ए और बी दो नंबर के एवरेज निकालने के कितने सारे तरीके हैं? बोलो, बहुत सारे। है ना बेटा? उसी तरह से एक और तरीका है रूट मीन स्क्वायर। समझे बच्चा? ये सिंपल एवरेज था और ये क्या है? रूट मीन स्क्वायर, है ना? लेकिन दुनिया के सारे एवरेजिंग का एक ही कॉन्सेप्ट है बेटा, कि मिनिमम से ज्यादा होना चाहिए और मैक्सिमम से कम होना चाहिए। बोलो, है ना? यस सर। यस। दो नंबर ए और बी में ए छोटा हो बी बड़ा हो तो उसको तुम किसी भी तरीके से एवरेज करो, हमेशा ए से बड़ा होगा बी छोटा होगा। बोलो, यस यस सर। सर। राइट ना बच्चा? मिनिमम Yes, से बड़ा sir. और मैक्सिमम से छोटा, है ना? तो अब बताओ, अगर हम किसी भी तरीके से एवरेज निकालें, हमारे पास चार नंबर हो ए बी सी डी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ा कौन? डी। और सबसे छोटा कौन? ए। इन सब का तुम एवरेज निकालो, तुम्हारी जैसे मर्जी है वैसे निकालो। तो ये तो कंफर्म बोल सकते हो ना कि ए से बड़ा होगा डी से छोटा होगा। यस यस सर। सर। बोलो, यस सर। ठीक है? अच्छा, अब मैं कहूं ऐसा कि इस पूरे में से एक नंबर को रिमूव कर लो, ए को रिमूव कर लो, ठीक है? फिर बाकी का एवरेज निकालो, है ना? तो अब बताओ, अब एवरेज वैल्यू पहले वाले से बड़ी आएगी या सेम आएगी या छोटी आएगी? बड़ी आएगी सर। बड़ी। बड़ी आएगी ना बेटा? ठीक है? यस सर। और अब मैं कहूं कि डी को रिमूव कर लो, तब छोटी आएगी। छोटी हो जाएगी। ये आएगी। बिल्कुल सही बात। क्या सीखा बेटा हमने? किसी भी एवरेज बट में
अगर सबसे छोटी वैल्यू को रिमूव करोगे तो एवरेजिंग क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज। है ना। और सबसे बड़ी वैल्यू को रिमूव करोगे तो एवरेजिंग घट जाएगा। यस बोलो, सर। करेक्ट ना? Yes, बात sir. समझ गया बेटा? Yes, sir. यस सर। अब बताओ मुझे एक बात, अगर मान लेते हैं हम कि ए बी सी डी, इसका जो एवरेज तुमने निकाला बेटा वो बी के बराबर आया, हो सकता है ना ऐसा Yes, Yes, sir. sir. कि बी के बराबर आ जाए? मान लो हो गया ऐसा। तो अब बताओ अगर ए बी सी डी में से अगर हम बी को रिमूव करेंगे तो क्या होगा? नहीं कह सकते सर। नहीं sir. तो एवरेज पे कोई असर नहीं पड़ेगा बेटा, हाँ सेम रहेगा। हाँ बात बी समझा? एवरेज। हाँ, बी आएगा फिर से हमारा। जैसे मान लो कोई बैट्समैन है, वो 200 मैच खेला है बेटा, और 200 मैच का एवरेज उसका 50 रन है मान लो तो है, इसका मतलब रन पर मैच उसका एवरेज जो है वो 50 रन है ना बेटा? इमेजिन करो, है ना बेटा, अगर वो अगले मैच में भी 50 रन ही मारेगा तो क्या होगा? एवरेज मेंटेन रहेगा ना। हाँ यस सर। और अगर Yes, 51 sir. रन मारेगा तो बढ़ जाएगा एवरेज, बढ़ जाएगा सर। डिस्टर्ब हो जाएगा। और Yes, sir. 49 मार देगा तो घट कम गया. हो घट जाएगा। जाएगा सर। घट जाएगा एवरेज। बोलो है कि नहीं? एवरेज वाली Yes, sir. वैल्यू को ऐड करो या रिमूव करो फर्क नहीं पड़ता है ना बेटा? नो सर। ठीक है, इरेज कर दो बच्चा, नहीं sir. Yes, sir. नहीं. लिख लो। लिख लिया बेटा? हाँ ये sir. रूट मीन स्क्वायर के बाद क्या लिखा है? रूट मीन स्क्वायर के बाद लिखा है मैंने डिस्टेंस। रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अराउंड एक्सिस। सर फॉर्मूला हम लोग यूज कौन सा करेंगे मतलब बनाने के लिए क्वेश्चन? आई बाई एम। अच्छा। मतलब फॉर्मूला क्वेश्चन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यही काम आएगा, है ना बच्चा? ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिख लो कि चीज क्या है ये। तो चलो बच्चे एक चीज बताओ, अगर मैं एक डिस्क लूं, है ना बेटा, और डिस्क जो हमारा है, वो डिस्क जो हमारा है बेटा, वो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है ना? ठीक है, तो मान लो बच्चा इसका रेडियस ऑफ गायरेशन अभी के है। ठीक है, तो बताओ बच्चा, अगर मैं कहूं इफ ए होल इज पंच्ड, पंचिंग मशीन लेकर के बेटा हम इसमें एक होल बना दें, है ना, एट सेंटर। ठीक है, तो बताओ क्या होगा? रेडियस ऑफ गायरेशन घटेगा, बढ़ेगा या सेम रहेगा? बढ़ेगा बढ़ेगा सर। सर। बढ़ेगा ना, क्योंकि Yes, तुमने sir. मास कहां से रिमूव किया? सेंटर। सेंटर से, है ना बेटा? मास तुमने वहां से रिमूव किया जिसके लिए आर सबसे कम है। बोलो तो क्या होगा कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। बढ़ेगा. ठीक है, अच्छा, अब मैं कहूं इफ ए होल इज पंच्ड, होल बना दिया जाए, है ना, नियर एज, किनारे के पास बनाया जाए, क्या होगा? बोलो। घट जाएगा। घट जाएगा ना? यस सर। बिल्कुल सही बात। अब कहां से मास रिमूव किया हमने? सबसे दूर एज वाले से। से, जहाँ है ना? रेडियस सबसे ज्यादा है. है ना बेटा? अब बताओ, अगर इसका रेडियस आर हो,
है ना? तो किस जगह से मास को रिमूव किया जाए कि के सेम रहेगा? r/√2। √2 से। यस सर। बिल्कुल सही बात, क्योंकि इसका रेडियस ऑफ गायरेशन r/√2 है ना। तो r/√2 से अगर मास को रिमूव करेंगे बेटा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेडियस ऑफ गायरेशन सेम रह जाएगा, है ना। ठीक है बच्चा, चलो एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन ये है बाबू, देखो कि एक ये डिस्क है ना, एक ये डिस्क है और एक ये डिस्क है। तीनों डिस्क हमारे बिल्कुल सेम साइज के, हालांकि दिख नहीं रहे, चलो कोशिश करते हैं दिखाने का भी। ये तीनों डिस्क है बेटा, 3 आइडेंटिकल डिस्क है बेटा, ठीक है। तीनों का मास सेम, तीनों का रेडियस भी सेम, है ना बेटा। और इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है, तो सवाल है फाइंड के रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा इसका, निकालो तो। आपस में तीनों को वेल्डिंग कर दिया बेटा। सर इस वाले में आपने लास्ट वाला पॉइंट क्या बोला था, ऊपर वाले में? मैंने कहा था बेटा, अगर मास वहां से रिमूव करोगे जो सेंटर से सबसे ज्यादा दूर है ना बेटा, तो रेडियस ऑफ गायरेशन बढ़ेगा, है ना। यस सर। और जहां सबसे कम रेडियस है वहां से रिमूव करोगे तो रेडियस ऑफ गायरेशन बढ़ेगा। यस सर। यस सर, आंसर आ गया सर। √11/2 r सर। 4r √11/2 by √15 सर। 4r by √15। देखते हैं बच्चा, हम भी देखते हैं आई कितना आता है। पहले तो आई निकालना पड़ेगा ना बेटा। यस सर। तो आई बोलो बेटा, सबसे ऊपर वाला कितना होगा बोलो। 2/5 mr²। नहीं बेटा, ये तो फिर ये ना mr डिस्क है ना। square by 2। ओ Yes, sir. गलत हो गया। अब अगर इस वाले डिस्क की बात करूं तो, इस वाले सर डिस्क की बात करूं तो mr²/4 होगा ना सर? mr mr² by 4 होगा। हाँ बाई 4 होगा, बाई 4 होगा, हाँ डायमीटर है ना ये। यस सर। mr² by 4 प्लस mr² बोलो Yes. यस सर। एज के अबाउट इसके लिए। और ऐसे ऐसे दो डिस्क हैं बेटा, तो इंटू 2 कितना हो जाएगा देखो तो, 5/4 इंटू 2 10/4, 10/4 प्लस 1/4, तो ये हो गया बच्चा 11/4 mr²। बोलो यस है सर। कि नहीं। अब के का फॉर्मूला क्या था बच्चा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम डिवाइड बाय मास ऑफ सिस्टम, बोल बेटा हो ना। यस सर। तो कितना हो गया 11 mr²/4, मास कितना है बेटा सिस्टम का बोलो, 3m 3m ना। तो क्या आंसर आ गया, r r by 2। 11/12 बोलो बेटा होगा। टाइम ले लिया तो वहाँ ठीक ठीक सर। सर एक चीज पूछी सर। बोलो बेटा। सर ये जो नीचे वाले डिस्क है इनका कैसे, ये जो mr² by 4, ठीक है, वो mr² वाला क्यों है, वो थोड़ा कम समझ में। क्योंकि बताओ मोमेंट एक्सिस कहाँ पे है बेटा, बताओ एक्सिस बेटा, उसके लिए टेंजेंट है ना। हाँ सर, टेंजेंशियल है। तो डायमीटर शिफ्ट करना पड़ेगा ना बेटा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, हाँ हाँ। समझ गई। यस सर। हो गया सर। हो गया बच्चा।
चलो बेटा होमवर्क क्या था बताओ तो। Exercise 3 complete. एक्सरसाइज 3 भी डिस्कस कर लेते हैं ना, ज्यादा होमवर्क है। Yes. चलो निकल बच्चे, सीट निकाला जाए। सर एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। करेंगे ना। अच्छा अच्छा, आज वो भी नहीं सर होगा। सर अभी था क्या उसमें सर होमवर्क? सर आरबीटी का होमवर्क कब से मिलेगा? कल से मिलेगा बेटा, आज से ओके देंगे अगर आज पूरा हो गया हम लोग का। अच्छा क्या दिया हुआ था सेंटर ऑफ मास में काम करने के लिए? 3 कंप्लीट। Exercise 3 3 complete. कंप्लीट था ना। हाँ फिर तो नहीं मिल पाएगा आज होमवर्क, वापिस तो Part अभी 2 सेंटर ऑफ मास ही चलेगा। ओके सर। आ गया, पहले लॉगिन तो करूं। एक्सरसाइज 3 कंप्लीट करने बोला था मैंने। यस सर। हेलो सर। हाँ बेटा बोल। सर इसमें कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन में जो कॉम्प्रिहेंशन 1 है सर, हम्म इसमें एक डाउट आ रहा है, तो सर इसका एक बार सॉल्यूशन खोल दीजिए 1 सर। पार्ट 3 इसमें हाँ एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 में और 2 पार्ट 4 कॉम्प्रिहेंशन में। वाला जो सेक्शन है, हाँ 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 इसमें निकालता एक हूँ ही चीज बेटा। पूछनी है बस, वही बता दीजिएगा फिर मैं कर लूंगा। बोल बेटा कौन सा वाला? कॉम्प्रिहेंशन 1। हाँ बोलो इसमें क्या पूछना है? सर इसमें जब ये लेफ्ट वाले वेज से जो स्मॉल एम जो मास है जब वो उतर के आ रहा है, तो इन्होंने हम्म इसके सोल्यूशन में इसकी जो हम्म वेलोसिटी है वो इंडिपेंडेंट ली हुई है कि जैसे जो स्मॉल एम है वो राइट साइड में जाएगा यू से, और हम्म जो वेज है वो वी से जाएगा हम्म लेफ्ट डायरेक्शन में। लेकिन जब ये राइट वाले हम्म पे ऊपर की साइड जा रहा है तो उन्होंने रिलेटिव हम्म करके लिया हुआ है कि जो स्मॉल एम है और कैपिटल एम है वो दोनों जाएंगे यू से। तो सर इसमें लेफ्ट वाले में भी तो ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि जब ये उतर के आएगा तो जब ये वी से हम्म जब लेफ्ट में जाएगा तो जो हम्म। स्मॉल एम है वो भी तो जाना चाहिए थोड़ा सा लेफ्ट में उसके साथ। हाँ हो जाएगा, जमीन पे आने के बाद वेलोसिटी यू है बेटा इसकी। तो फिर इसको यूं समझो तुम, जी इस सर, क्वेश्चन को दोनों तो चीजों यूं को। समझो। इसको जी हटा दो पहले तुम, ठीक है बेटा? एक तरफ को हटा दो, ठीक है? खाली इसी जी को सर। देखो तुम। इसको तुम क्या जी सर। बोलोगे कुछ देर बाद? जब कुछ देर बाद सीन बनेगा तो क्या बनेगा बेटा? सीन हमारा सीन ये बनेगा कि ये वाला जो हमारा बॉडी होगा बेटा, इसकी वेलोसिटी आएगी पीछे की तरफ। बोलो आएगी? बोल जी बेटा। सर। जी सर। इसकी आएगी पीछे की तरफ, और ये चला गया बेटा जमीन है मान लो। अब तो इसकी भी तो कुछ वेलोसिटी होगी बेटा, बताओ। हाँ जी सर। तो अब हमको वी भी चाहिए यू भी चाहिए। बोलो बेटा, सर बात समझे ना? इसकी जो वेलोसिटी है वो u माइनस वी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये यू जैसे माइनस वी, u से तो। मैंने यू जो है ना बच्चा वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही माना है। यू मैंने विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही माना है। अच्छा वो अच्छा। तुम्हारे मानने के ऊपर है ना। अच्छा ठीक है सर, मतलब कि जब नीचे आएगा उस कंडीशन में अब माना है कहेंगे आपने बेटा, यू। हाँ अब कहेंगे ग्राउंड पे जब यू आ गया अब चढ़ेगा दूसरे वाले पेज पे। जी सर।
अब समझे? अब इससे कोई मतलब नहीं है मैं, अब बाईं तरफ के डायग्राम से कोई मतलब ही नहीं मुझे अब, जी तो वो सर। उससे अलग हो गया। समझ गए? जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके बच्चा, अब आओ एक्सरसाइज 3 में आओ। यस सर। बोलो क्या पूछना है? सर सर फिफ्थ वाला। सर पहले थर्ड बता फिर दीजिए। थर्ड बता दो। देखो बेटा, थर्ड में क्वेश्चन कहा गया है कि a block of mass 0.18 kg attached to a spring of a spring constant 2 Newton per meter, है ना बेटा? 2 Newton per meters हमारा दिया है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट। अब कहता है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा 0.1 है, ठीक है। इनिशियली द ब्लॉक इज एट रेस्ट एंड द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड, an impulse is given to the block as shown in the figure. The block slides a distance of 0.06 मीटर। ब्लॉक जो है बेटा 6 सेंटीमीटर स्लाइड करता है और रुक जाता है पहली बार। देख बच्चा, यहां से आगे चला और कितना चला है बेटा ये 6 सेंटीमीटर, 0.06 मीटर, है ना बेटा? और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा है 0.1, ठीक। तो कहता है बच्चा द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक हमारा कितना होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखते बेटा यहाँ वेलोसिटी 0 है ना, हाँ सर। तो इसको मान लिया इनिशियल, इसको मैंने मान लिया फाइनल। तो क्या कहोगे बच्चा? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के होगा बेटा, बोल, यस सर। है ना? तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना हुआ? माइनस हाफ फॉर्मूला क्या था बताओ इसका? के पर फॉर्मूला क्या बताया था मैंने इसका? हाफ इंटू के, है ना बेटा? एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। बोलो बेटा, इतना फॉर्मूला हमारा। यस सर। यस सर। फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन नेगेटिव होगा बेटा, यस सर। है ना? म्यू इंटू एम इंटू जी, ये फोर्स हो गया, इंटू डिस्प्लेसमेंट 0.06, है ना बेटा? इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 और इनिशियल हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। बोलो बच्चा, वी निकालना है, इससे आ जाएगा ना? सर इसमें एक चीज पूछनी है सर, क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रही कि क्या? सबसे पहले जो कंडीशन दे रहा है उसमें कह रहे हैं कि जो सिस्टम है वो मतलब ये रेस्ट पे ब्लॉक जो है हाँ रेस्ट पे सेकंड लाइन में लिखा है। हाँ हाँ फिर मतलब फाइनली जब ये कंक्लूड करते क्वेश्चन तो लिखते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक निकालें। बेटा, तो सवाल पूरा पढ़ोगे नहीं क्या तुम? सवाल में क्या लिखा है देखो तो, ये लिखी नहीं पढ़ोगे लाइन ये, बोलो। यस सर। यस सर। इम्पल्स दिया गया ना उसको, तो वेलोसिटी आएगी ना? अच्छा, तो मतलब ये सारी कंडीशन इम्पल्स देने के बाद है? बाद की है, ऑब्वियस सी बात है बेटा, हाँ। समझ गई? हाँ सर कन्फ्यूजन आगे तो हुई थी इस नंबर क्वेश्चन में पहले से। 5 नंबर बोल रहे हो? सर 5 नंबर। देखो नंबर बच्चा 5 में, a particle of mass m is projected from the ground with an initial speed u naught, u naught स्पीड से फेंका गया बेटा इसको, ठीक है। अब कहता है क्या? एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे फेंका गया, हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे हमने इसको फेंका। चलो मान लेते हैं बेटा, यहां से फेंका हमने इसको, ऐसे फेंका, इनिशियल स्पीड यू नॉट से, और यहां से एंगल बच्चा अल्फा। अब कहता है एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी, ये चला अपने हाईएस्ट पॉइंट पे आया, यहाँ पहुंचा, है ना बेटा? तो बताओ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेलोसिटी क्या होनी चाहिए इसकी? बोलो बोलो। यू नॉट कॉस अल्फा। अल्फा है ना? यस सर। कहेंगे वर्टिकल 0 हो जाएगा, यस है ना सर। बेटा? और कहोगे ये इसका मैक्सिमम हाइट हो गया h, है ना? अब कहता है बेटा एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी इट मेक्स ए कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन with another identical particle which was thrown vertically upward from ground with the same initial speed v naught। देखो एक पार्टिकल को यहां से ही फेंका गया था, उसकी वेलोसिटी भी यहाँ कितनी थी बेटा? u naught थी, है ना? ठीक है ना बेटा? तो बताओ जब ये पार्टिकल इस वाले पॉइंट पे आएगा टकराने से जस्ट पहले, है ना, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, निकाल सकते हो? डायग्राम समझ रहे हो बेटा?
यस सर। मैं पूछ रहा हूँ टक्कर के पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी, निकाल सकते हैं बेटा? यस Yes, सर। sir. देखो प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले से h निकाल लोगे यस सर। Yes, sir. और फिर यहाँ से यहाँ लगा देना वर्क एनर्जी थ्योरम, निकाल सकते हो ना, यस सर। है ना बेटा? लेकिन सबसे आसान तरीका ये होगा, ये सोचना कि देखो जितना हाइट ये वाला पार्टिकल गया उतना हाइट ये वाला पार्टिकल भी गया, बोलो। यस सर। Yes, तो sir. दोनों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सेम गेन किया ना, यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम लॉस करेगा बच्चा। इसका मतलब यस सर। यस Hmm. सर। इसका मतलब इसकी भी स्पीड कितनी होगी, यू नॉट कॉस अल्फा ही होगी। यस सर। बात समझ में आई, है ना? जी सर. अब कहता है बेटा दोनों चिपक गया, ये दोनों हमारा यहाँ पे चिपक गया, है ना बेटा? और चिपक करके मास कितना बन जाएगा बताओ, ये 2m, है ना? तो इसकी जो वेलोसिटी होगी v वेक्टर, ये हमारा हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे होगा, ये पूछा है सवाल। बोलो, सवाल समझ में आया? यस सर। तो हमें तो दिख रहा है बेटा जितना x में है उतना ही y में है ना, बताओ मोमेंटम। Yes, sir. यस अगर x y का मोमेंटम सेम है तो इसका मतलब ये 45 डिग्री एंगल होगा। अच्छा. बोलो, आई बात समझ में? और बोलो आगे। 8 नंबर। 8 सर। 8 7 पहले 7 देखा जाए बेटा। 7 कहता है ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M हैज ए सर्कुलर कट with a frictionless surface as shown. A block rests on the horizontal frictionless surface of a fixed table. Initially, the right edge of the block is at x equal to 0. ठीक है बच्चे? पहले हमारा देखो ये x equal to 0 पे है ना। अब कहता है a point mass m is released from rest at the topmost point of the path as shown. It slides down. When the mass loses contact with the block, its position is x and the velocity is v. ठीक है बच्चा, कौन सा ऑप्शन सही है देखो तो डायग्राम में। देखना बच्चा, ये सब डायग्राम का फालतू है, हटाते हैं इसको हम। सब डायग्राम से कोई काम नहीं है हमें। ये उसी के जैसा क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन जैसा ही। सही बोल रहे हो। ये सब फालतू की डायग्राम में बना हुआ है, हमें इसकी जरूरत नहीं। देख बच्चा, तो ये हमारा मास को ऊपर छोड़ा बेटा हमने, है ना? तो देख बेटा जब मास नीचे आएगा, है ना बेटा, जब मास नीचे आएगा तो पहला हमसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट मास m इज कितनी, पॉइंट मास की वेलोसिटी कितनी होगी। तो देख बेटा जब नीचे आएगा तो पीछे भागेगा ना, बताओ। यस सर। बोलो, तो मान लिया मैंने कि वो यहाँ पहुंच गया, ये मैंने मान लिया बेटा यहाँ पहुंच गया, तो डायग्राम कैसे बनेगा देखो। ठीक है बेटा, ऐसे बनेगा। और ये पॉइंट मास यहाँ से गिर करके यहाँ पहुंच जाएगा, बोलो। यस सर। है ना? ये अभी अपनी वर्टिकल लाइन से, ये भी अपनी वर्टिकल लाइन से थोड़ा सा आगे भाग जाएगा, है ना? और वेज पीछे हो जाएगा हल्का सा, है ना? तो मैंने मान लिया बेटा कि इसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ हो गई कैपिटल V और इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ हो गई स्मॉल v, है ना? देखते बेटा कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? तो मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए ना। माइनस कैपिटल MV प्लस स्मॉल MV का मोमेंटम पहले 0 था बेटा, ये इक्वेशन नंबर 1, है ना? अब देख बेटा ऊपर से नीचे अगर आया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी लॉस किया, mgr। यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी कितना गेन किया सिस्टम, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M कैपिटल V स्क्वायर। बोल बच्चा, समझ गए? यस सर। अब बताओ फर्स्ट पार्ट चेक कर लोगे स्मॉल v निकाल करके? हाँ सर, अब आ जाएगा बिल्कुल, अब बाकी भी आ फर्स्ट जाएगा। पार्ट कर लोगे, सेकंड पार्ट तो कही दिया होगा तुमने। हाँ सर। चलो आगे बढ़े और बोलो। 8 क्वेश्चन नंबर 8 देख दो बच्चा। कहता है फ्लैट प्लेट इज मूविंग, एक फ्लैट प्लेट है वो मूव कर रहा है
normal to its plane through a gas under the action of a constant force F. The gas is kept at the very low pressure. The speed of the plate is V is much less than the average speed U of the gas. ठीक है बेटा, प्लेट की स्पीड जो है वो गैस की स्पीड से बहुत कम है. Which of the following option is correct? कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है बच्चा, पहले जगह बनाया जाए. देख बेटा, सवाल क्या कहता है हमारा? सवाल कहता है बेटा कि मान लो एक प्लेट, एक मान लिया जाए बच्चा प्लेट, ऐसा एक प्लेट मान लो, है ना. ये प्लेट जो हमारा है इस पे लग रहा है एक फोर्स F, है ना बेटा, और इसके आगे पीछे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं बच्चा, है ना, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना. अब कहता है कि प्लेट की स्पीड हमारी v है, स्मॉल v बहुत छोटी है, किसके मुकाबले में? गैस मॉलिक्यूल की स्पीड u के मुकाबले में, है ना. तो कहता है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट, कौन सा सही है? पहला, द प्रेशर डिफरेंस between the leading and the trailing faces of the plate is equal to proportional to u into v, है ना बेटा. कहता है आगे पे से फोर्स और पीछे से फोर्स लग रहा है बेटा, है ना, उसका जो डिफरेंस होगा डिवाइड बाय एरिया, यही ना होगा बेटा प्रेशर डिफरेंस. आगे वाले सरफेस से फोर्स, पीछे वाले सरफेस से फोर्स, है ना बेटा. यस सर. यस सर. उस फोर्स का डिफरेंस डिवाइड बाय एरिया, एरिया तो कांस्टेंट ही है. मेनली मुझे फोर्स निकालना है ना बच्चा, है ना. Yes. तो देख बेटा फ्लूइड्स का कॉन्सेप्ट आएगा इसमें. थ्रस्ट फोर्स जो होता है ना, ये होता है रो ए वी स्क्वायर, समझे बच्चा. ये चलो वेरिएबल मास सिस्टम से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. अभी करता हूँ, देखो एक मिनट. बोलो वेरिएबल मास सिस्टम में क्या पढ़े थे बेटा हम लोग, बताओ. डी एम बाई डी टी इंटू वी रिलेटिव लगता है ना फोर्स, बोलो. यस सर, थ्रस्ट फोर्स. लगता है ना फोर्स, है ना. अब देख Yes, बेटा sir. डी एम बाई टी को ऐसे बोल सकते हैं डेंसिटी इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस. बोलो तो बेटा डिवाइड बाई डी टी, बोलो Yes, sir. बोलो बोलो. Yes. मास को लिख दिया मैंने रो ए एक्स, तो रो और ए कांस्टेंट, तो डी एक्स अपॉन डी भी क्या हो जाएगा वेलोसिटी, तो ये बन जाएगा रो ए वी रिलेटिव स्क्वायर, बनेगा बेटा. Yes, sir. तो चलो मान लेते हैं प्लेट का एरिया अगर ए है तो आगे वाले से फोर्स कितना लगेगा, तो कहेंगे रो इंटू ए इंटू वी प्लस यू का स्क्वायर. बोलो बेटा गैस मॉलिक्यूल सारी Yes, होंगी तो यस सर. गैस मॉलिक्यूल आके इसको हीट कर रही है ना. बोलो यस सर. और पीछे वाले से जो गैस के मॉलिक्यूल आएंगे उसके वजह से बताओ, रो. माइनस रो इंटू वी माइनस यू का स्क्वायर यस सर. होगा Yes, बच्चा. ठीक, तो अब बताओ इसमें से जो हम रो और ए कॉमन ले लें तो ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 4ab होगा, यस सर. है ना बेटा. तो देखो तो ये प्रोपोर्शनल टू यू इनटू वी है कि नहीं. यस. Yes, sir. इसके मतलब पहला ऑप्शन सही हो गया. यस सर. ठीक है. अब कहता है एट ए लेटर टाइम द एक्सटर्नल फोर्स एफ बैलेंसेस द रेजिस्टिव फोर्स. देख बेटा यही फोर्स हमारा है ना विरोधी फोर्स, गैस के मॉलिक्यूल का जो फोर्स लग रहा होगा इसके वजह से क्या होगा, विरोध कर रहा होगा ना ये तो बेटा. अब देख बेटा इस प्लेट पे अगर हमारा फोर्स लग रहा है ये, बोलो, है ना, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बेटा. Yes, sir. सर. तो क्या दिख रहा है, ये हमारा वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है बेटा. तो ये रेजिस्ट करने वाला फोर्स, विरोध करने वाला फोर्स बढ़ता जा रहा है ना. बोलो Yes, यस sir. सर. तो कभी ना कभी तो ये फोर्स इस फोर्स के बराबर आ जाएगी ना. बोलो आएगी ना बेटा. तो बी ऑप्शन सही हो गया फिर तो, समझ गए. Yes, अब sir. देख बेटा गैस मॉलिक्यूल को तो स्पीड यू है ना. बोलो बोलो. Yes, sir. और यू तो Yes, गैस sir. मॉलिक्यूल का स्पीड तो कांस्टेंट है बेटा, इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल टू वी हुआ ना. बोलो यस सर. Yes, sir. तो सी भी सही है. इतना हम नहीं सोच समझे? पाते सर. समझ में आया बच्चा इतना. अब कहता देख कहता क्या है कि कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन, इसका मतलब कहता है एक्सेलरेशन कभी जीरो नहीं है. यही करा ना. बोलो Yes, यस sir. सर. लेकिन बी में तुमने क्या कहा था,
बी में क्या कहा था? बैलेंस Force balance हो जाएगा। बैलेंस हो जाएगा। हाँ तो बताओ बी और डी दोनों चुन सकते हैं क्या हम? नो नहीं ना, सर। नो सर। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है ना बच्चा। यस सर। आ जाओ आगे। सर 9 हुआ एक बेटा, स्क्रीनशॉट ले लें। ले लो। सर 9 वाला सर बाद में करेंगे सर। क्यों ट्राई नहीं किया? नहीं सर अभी नहीं करा सर, किया याद नहीं नहीं आया आया तो था। निकाल करने को। सकते शिफ्ट किया करना था सर बाद में। अटेम्प्ट पर आया नहीं। चलो बताता हूँ, कोई बात नहीं। हो गया सर। हो गया। चलो बच्चा आगे देखा जाए। 9 नंबर सवाल देखना बच्चा, कहता है स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास m, एक छोटा सा पार्टिकल है मास m का, है ना बेटा। ये मूविंग इनसाइड ए हैवी हॉलो सिलेंडर, हॉलो एंड स्ट्रेट ट्यूब। हॉलो और स्ट्रेट ट्यूब के अंदर बेटा एक पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। डायग्राम में देख रहे हो नीचे, यस सर। एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक बच्चा। अब कहता है द ट्यूब हैज नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में ट्यूब में कोई फ्रिक्शन नहीं है और दोनों एंड बंद है, ठीक। हैवी मूवेबल पिस्टन, भारी है बेटा और मूव करने वाला फ्लैट पिस्टन है। When the distance of piston from the closed end L equal to L naught, शुरू में डिस्टेंस हमारा L naught था, है ना। पार्टिकल स्पीड हमारी V naught है। The piston is moved inward, ध्यान देना आप, ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस क्वेश्चन का। The piston is moved inward at a very low speed, है ना बेटा। इसकी स्पीड क्या है? बहुत छोटी है ना बेटा, बोल। Such that capital V is much less than dl by L into V naught, है ना बेटा। Where V is dl is infinitesimal displacement of piston, समझ गया सवाल। अब कहता है आफ्टर ईच कोलिजन विद द पिस्टन द पार्टिकल स्पीड इंक्रीज बाय 2v। देख तो बच्चा कैसा कोलिजन मानना था हम लोग को, देखो कैसा कोलिजन मानना है, इलास्टिक, है ना बेटा। इलास्टिक इलास्टिक। तो देखो बेटा ये वॉल से टकरा करके है ना बेटा, लौटेगा ना स्पीड। मान लिया लौटने की स्पीड इसकी v डैश है, तो E तो इक्वल टू 1 है बेटा। V से प्रेशन v डैश माइनस v, बोलो। अच्छा इसका स्पीड कैपिटल V था ना, इसका स्पीड कैपिटल V था। V नॉट किसका स्पीड था? V नॉट इसका स्पीड था और इसका स्पीड V था, ठीक है। V नॉट तो क्या होगा? v डैश माइनस v डिवाइड बाय v नॉट प्लस v, बोलो बेटा, होगा। यस सर। है ना। चलो इसको भी स्मॉल कर लिया, इसको भी मैंने कर लिया है v, ठीक है। तो बोल दो बेटा क्या हो जाएगा? v डैश इक्वल टू v नॉट प्लस 2v होगा बेटा, बोलो। यस सर। स्पीड कितनी बढ़ गई? 2v बढ़ गई। 2 टाइम्स यस सर। तो पहला ऑप्शन सही है, जी सर। है ना बेटा, ठीक। तो देखना बेटा, अब मैं कह रहा हूं कि इन वन कॉलिजन स्पीड इंक्रीजेस बाय 2v, बोल बेटा, करेक्ट यस सर। है ना। बात समझा ना बेटा, ठीक। कहता इन द इफ द पिस्टन मूव्स ए डिस्टेंस dl, है ना बेटा, तो dl मूव करना है ना बेटा। तो अब बताओ टाइम टेकन बाय पिस्टन टू मूव dl मूव करने में कितना टाइम लगेगा? dt, है ना बेटा। तो कहोगे dl बाई v, इतना समय लगेगा बेटा। अब देख बेटा इसके मुकाबले में तो बॉल की स्पीड तो बहुत ज्यादा है ना, बोलो बेटा, है कि नहीं। तो अगर हम कहें बेटा टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू हिट, देखो हिट कंसेक्यूटिवली 2 टाइम्स, है ना। 2 बार बॉल को हिट करने में कितना समय लगेगा? बोलो। T बराबर डेल्टा टी कर लेते हैं, मान लो कहाँ गया डेल्टा टी, बोलो। 2 बार कोलाइड करने में कितना समय लगेगा बेटा? तो उसकी स्पीड कितनी है? v नॉट है ना बेटा, बोलो। यस सर। तो L बाई 2 L बाई v, एक मिनट,
लेकिन टकरा के आने के बाद तो स्पीड बढ़ जाएगी ना इसकी। हाँ सर, 2 टाइम्स तो बढ़े। एक सेकेंड 2v टाइम्स हो रहा है। तो सोचने दो मुझे, टकराने के बाद तो बढ़ जाएगी ना बेटा स्पीड इसकी। हाँ तो इसका मतलब जाने के समय का वेलोसिटी v है ना, और आने के समय का वेलोसिटी v प्लस 2v है। लेकिन अगली बार फिर और बढ़ जाएगा, बात ये भी समस्या है ना। तो हर बार कोलाइड करने में बेटा तो बहुत बढ़ जाएगा वेलोसिटी ना बेटा। सर इस वाले फैक्टर को इग्नोर तो नहीं करना है इसमें, क्योंकि पिस्टन जो है वो बहुत धीरे चल रहा है। ये बात भी तुम सही बोल रहे हो, बॉल की स्पीड तो बहुत ज्यादा है ना। वही मैं कह रहा हूँ, पिस्टन बॉल की बहुत कम है ना। सही बोल रहे हो तुम, बॉल की स्पीड तो बहुत ज्यादा है ना, तो हम लोग उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं बेटा फिर तो, ठीक है ना। सही बोल रहा है, 12/v0 कर लिया जाए फिर तो बताओ, ठीक है। इसका मतलब बेटा नंबर ऑफ कोलिजन कितना हो जाएगा बताओ, कितनी बार टक्कर हो जाएगी। तो क्या कहोगे, n बराबर dn बराबर ये टाइम डिवाइड बाय ये टाइम, बोलो dt बाई डेल्टा t। इसका मतलब हो गया बेटा dl बाई v इंटू डिवाइड करो तो v0 बाई 2l, बोलो बेटा होगा बच्चा। जी सर, जी इसका सर। मतलब नंबर ऑफ इतना हो गया ना बेटा। इसका मतलब इंक्रीज इन स्पीड कितनी हो जाएगी, उसकी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी। हाँ सही बात, इसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ जाएगी बेटा। तो एक बार टक्कर में कितनी बढ़ी थी, 2v ना बेटा। तो 2v इतनी बार टक्कर में कितना हो जाएगा, 2v इंटू dl बाई v इंटू v0 बाई 2 कट गया बेटा ये तो, बोलो यस सर। तो कितना हो जाएगा ये, vv कट गया तो हो जाएगा v0 इंटू dl बाई l, है ना बेटा। यस सर। बोलो है कि नहीं। या ऐसा कर लेते हैं, मान लेते हैं बॉल, रुको समझाएगा मुझे। मान लेते हैं बेटा बॉल की स्पीड v है, मान लेते हैं बॉल की स्पीड अभी हमारी कितनी है, कैपिटल V मान लिया मैंने, ठीक है बच्चा, है ना। v0 नहीं माना जाए इसको, v माना जाए, ठीक है बेटा, कैपिटल V माना जाए, ठीक है। तो अगर v स्पीड मान लिया, कि मगर मैं स्पीड बढ़ने की बात करता हूँ बेटा, फिर तो v0 नहीं बोलना चाहिए ना मुझे, है ना। सर v तो बराबर v0 दिखाते इंस्टेंटेनियस, ना सर। हाँ बेटा बोलो, इसकी स्पीड तो सर v0 v, थी ना, है ये यस सर। सर v बराबर इनिशियल थी v0 बेटा दिखा। v0, ओके सर। ये इनिशियल था बेटा v0, है ना। बाद में टाइम t पे, t सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी v हो चुकी है, मान लिया मैंने, ये भी मान लिया। तो फिर ये भी हमारा v होना चाहिए, ये भी हमारा v होना चाहिए, बोलो बेटा, है ना। तो इतनी वेलोसिटी बढ़नी चाहिए इसकी, ठीक है। यस सर। इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन गलत है ना, 2 का फैक्टर लिखा है इसमें, बोलो। सी कहता है पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज फैक्टर 4 व्हेन द पिस्टन इज मूव्ड बाय L0 टू हाफ L0। कहता है यहाँ से यहाँ मूव करेगा, है ना बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी, बाय ए फैक्टर ऑफ 4। काइनेटिक एनर्जी करोगे बेटा 4 गुना, इसका मतलब स्पीड होनी चाहिए 2 गुना, बोलो। काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो गया बेटा, तो स्पीड कितनी बढ़नी चाहिए, 2 गुना। 4 गुना ना, 2 टाइम्स। 2 टाइम ना। देखते हैं बेटा, देखते हो हमारा स्पीड कितना भी आया था, स्पीड में कितना बढ़ा था हमारा, डी वी स्पीड में कितनी बढ़ी थी इसकी, वी नो वी इंटू डीएल बाई एल, है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चा, डीवी बाई वी इक्वल टू डीएल बाई एल इंटीग्रेशन, पहले थी बेटा वी नॉट से वी, और ये बच्चा एल L0 नॉट से से L0 by 2। एल नॉट बाई 2, है ना बेटा, है ना। और डिस्टेंस घट रहा है ना, इसका दूरी घट रही है ना बेटा, दूरी घट रही है, इसलिए माइनस डी होना चाहिए हमारा यहाँ पे पहले ही, बोलो। तो ये आ जाएगा हमारा ln2, है ना, और ये भी हो गया हमारा v बाई वी नॉट ln, तो आ तो रहा है बेटा, ln ऑफ v बाई वी नॉट इक्वल टू ln2, इसका मतलब v इक्वल टू 2v0, बोलो समझा। तो हमारा सी ऑप्शन भी सही है बेटा, समझा। अब कहता रेट एट विच पार्टिकल स्ट्राइक द पिस्टन इज, रेट एट विच v बाई l लिखा है, यहाँ कितना आया था हमारा, पार्टिकल के स्ट्राइक करने का रेट, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड कितना था, देखो इतना था ना बेटा। DL by V है सर।
सर समझ में आया बेटा? सर बोलो बोलो। सर ये जो यहाँ से है ना, वो जो जब डी पॉइंट वेरीफाई कर रहे थे तो वो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। टाइम जो आप बता रहे हैं आ रहा है उसमें ये वाला ऊपर ऊपर ये जो आई है, यहाँ पे, नहीं नहीं और थोड़े से ऊपर, हाँ बोलो। यहाँ से टाइम टेकन बाय पेशेंट टू मूव और ये सारी चीजें। टाइम टेकन बाय ठीक है, यहाँ तो समझ में आया ना बच्चा? हाँ सर। डीएल बाई वी में लगेगा। आप कहते हैं टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू हिट कंसेक्यूटिवली 2 टाइम्स। अगर मान लेते हैं बेटा इसकी स्पीड हमारी v है, किसकी? पार्टिकल की, है ना बेटा? है ना? और इस वाले वाल को अगर टकराएगा पीछे आएगा वापस, बोलो, फिर टकराएगा उसको, तो 2 टक्कर के बीच में दूरी कितनी तय करेगा? 12 ना बच्चा? तो 2 लगातार कॉलिजन के बीच में समय कितना होगा? 12 बाई v जो v, ठीक है ना? तो 2 लगातार कॉलिजन में समय इतना लग रहा है बेटा, और पिस्टन उतनी देर इतना मूव कर रहा है बेटा, है ना? डीएल से मूव करने में इतना समय लिया, है ना? हाँ, मतलब इतने मूव करने के दौरान वो कितनी बार कोलाइड कर चुका होगा, वो निकल गया। हाँ सर। समझ में आई बात? ठीक है सर। आगे चलो, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें थोड़ा सा। स्क्रीनशॉट है तो उसका स्क्रीनशॉट ले चाहिए। बच्चा। हो गया अब? यस सर। पार्ट 2 में आओ। 10th। तो ये 3 में टक्कर के बाद किस साइड जाएगा, ये एक बार बता दो। कौन से वाले में? 3rd में। 3 में, हाँ। कहता है पार्टिकल ऑफ मास मूविंग इन द x डायरेक्शन विद ए स्पीड 2v। कहता है बेटा एक पार्टिकल मान लो ये 2v स्पीड से आ रहा है, हिट बाय अदर पार्टिकल ऑफ मास 2m इन द y डायरेक्शन। ऐसे न रहा है v स्पीड से, है ना? m जा रहा है 2v से इतना, तो टक्कर होगा बेटा तो इसकी वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी ना, बोलो। तो ऐसे मान लो वेलोसिटी vx और ऐसे मान लो वेलोसिटी vy, है ना बच्चा? यस सर। कर लोगे? यस सर। 10 नंबर देख बेटा। 10 नंबर कहता है पार्टिकल ऑफ मास m is dropped from a height h of the ground. At the same time, other particle of same mass is thrown vertically upward on the ground with a speed root 2gh. If they collide head-on completely elastically, time taken by the combined mass to reach the ground. देख बच्चा, कहता है कि मान लो एक टावर, ठीक है बेटा, एक टावर मान लिया जाए, है ना? एक टावर में से यूं सोचो बच्चा कि ऊपर से एक मास को हमने गिराया h हाइट से, है ना? और दूसरे पार्टिकल को नीचे से फेंका हमने, कितनी स्पीड से? रूट 2gh से, है ना बेटा? अगर दोनों कहीं टकराए तो देख बेटा ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, बोलो, है ना? कहीं ना कहीं बीच में टक्कर होगी इसकी, और टक्कर होते ही दोनों चिपक जाएंगे, है ना? तो कहता है बेटा कितने समय के बाद, कहता है द टाइम टेकन बाय द कंबाइंड मास टू रीच द ग्राउंड। कहता है ग्राउंड पहुंचने में कितना समय लगेगा वापस? सवाल समझ में आया बेटा? तो मान लेते हैं t टाइम में टकराया बेटा ये, है ना? तो देख बेटा इनकी रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी ना, क्योंकि रिलेटिव एक्सीलरेशन 0 होगा, बोलो। यस सर। इसका मतलब कितने टाइम में टक्कर होगी इसकी? तो कहेंगे h डिवाइड बाय रूट 2gh, बोलो। इसका मतलब स्क्वायर रूट 2h बाई जी, h बाई 2g, स्क्वायर रूट h बाई 2g, बोल बेटा, है ना? इतने समय के बाद टकराएगा, तो टक्कर के पहले, जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी हो जाएगी बेटा u1 और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी u2, ठीक है? समझा बेटा? तो u1 कितना हो गया, बोलो, gt। इसका मतलब स्क्वायर रूट gh बाई 2, बोलो, होगा। यस सर। और u2 क्या हो जाएगा बेटा?
U2 हो जाएगा V स्क्वायर U स्क्वायर माइनस, अच्छा हाइट भी एक मिनट माइनस GT होगा ना रे, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2GH माइनस GT, T कितना है स्क्वायर रूट H बाई 2G, है ना बच्चा। इसका मतलब U2 कितना हो गया, √2 माइनस 1/√2, √2 माइनस 1/√2, ये तो हो गया 1/√2, ये भी हो जाएगा G स्क्वायर रूट H GH बाई 2 हो जाएगा बेटा, बोलो GH बाई √2, हाँ ठीक है, बोलो होगा, बोलो 1√2 माइनस 1/√2, √2 Yes, 1, sir. ठीक है 1/√2 आएगा बेटा, है ना। और बोलो जहां पे टक्कर होगी वहां पे हाइट कितनी होगी बेटा, H मान लेते हैं कैपिटल H, तो कैपिटल H कितना बोलोगे, कितना बेटा, √2GH माइनस हाफ GT स्क्वायर, बोलो बेटा UT प्लस हाफ GT स्क्वायर होगा, Yes, sir. एक मिनट, H इक्वल टू हो जाएगा UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, U कितना बेटा, √2GH इंटू T माइनस हाफ GT स्क्वायर, बोलो बेटा, तो T पुट करके निकाल लोगे H, बोलो जी सर, बच्चा, जी सर, है ना। अब देखो दोनों में टक्कर हुई, टक्कर हो गई तो मास कितना हो गया, अब 2m, मोमेंटम कंजर्व करो, देखो बेटा U1 U2 दोनों की वैल्यू सेम आई ना, अपोजिट डायरेक्शन में, यस सर, बोलो, तो इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया ना बेटा, तो 2m इंटू v भी 0 हो जाएगा, इसका मतलब टक्कर करने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी बेटा, तो फिर Yes. नीचे आने में कितना समय लगेगा, तो कहोगे H बराबर हाफ G T1 स्क्वायर, बोलो, है ना। यस सर, तो ये वाला H, ये वाला H यहाँ पुट कर दो, T निकल गया, समझ ठीक गए, है। यस सर। सर क्या बेटा, सर बोलो, एक मिनट सर, एक मिनट वो 9th वाला एक बता दीजिएगा इसको भी। चलो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लिया, ले लिया ओके सर, सर। 9 देखो, A body of mass 0.1 kg, initial velocity इतना, collide elastically with other body B, same mass है, initial velocity इतना, after collision A move with a velocity इतना, energy of B after collision is, क्या दिक्कत है बेटा, सिंपल तो है, मोमेंटम कंजर्व कर लेना बेटा, भाई एक की वेलोसिटी इतनी, एक की वेलोसिटी इतनी, कॉलिजन के बाद दूसरे की वेलोसिटी इतनी, तो मोमेंटम कंजर्व करके दूसरे की स्पीड निकाल लो, बोलो, ठीक है सर। समझ रहे हो, है ना, दूसरे की स्पीड निकल गई बेटा, दूसरे की इनिशियल पहले स्पीड इतनी थी, इतनी थी, और अब नई स्पीड निकाल चुके हो, है ना, यस सर, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, निकाल सकते बेटा, यस सर, निकाल सकते हैं ना। यस तो चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं, तो ओके सर। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 बच गया बेटा हम लोग करने के लिए अभी, और एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में कितना किए थे हम लोग, कुछ भी नहीं किए अभी, पार्ट 2 में कुछ नहीं किए सर। कितने क्वेश्चन देखो तो, सब 24 हैं। 24 है, तो पार्ट 2 में 12 क्वेश्चन कर लो, ठीक है, चलोगे नहीं इतना, या 15 कर लो, चलो 15 कर लो इसको, ठीक, चलो बच्चा, बाय सर। सर। बाय फॉर एक्सरसाइज नाउ, 3 पार्ट 2 है। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 पूरा करना है, ये खत्म करना है हम लोग कल, और खत्म करना है एक्सरसाइज 2 के पार्ट 2 के, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 के 15 सवाल, अच्छा ओके सर। ओके बच्चा।